प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और वीडियो को देख करके निश्चित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज फिर हम एक नए टूल्स पर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों की वीडियो में हम लोगों ने टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के विषय में बात कर रहे थे। आज हम लोग कुछ का हो गया था, कुछ का विशेष रह गया है। जिसका हो गया उसमें आपका ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल तक बात हो गई थी। आज हम पुनः रेटिंग स्केल पर दृष्टि डालेंगे और उसके पश्चात प्रोजेक्टिव मेथड, सोशियोमेट्रिक, क्युमुलेटिव आदि टूल्स पर बातें हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। रेटिंग स्केल क्या है, यहाँ से बात अपनी प्रारंभ करते हैं। रेटिंग स्केल क्या है? यह व्यक्ति के गुणात्मक या जो उसके गुण हैं, उन गुणों की क्या उपस्थिति है, कितनी मात्रा में, कितनी सीमा में गुण उसकी उपस्थित हैं, इसका मापन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे रेटिंग स्केल कहते हैं, उसे निर्धारण मापनी कहते हैं। इसमें कुछ बिंदु होते हैं। इसमें छोटे से बड़े की सातत्य में या बड़े से छोटे के सातत्य में जो भी कथन होते हैं उसको क्रमबद्ध किया जाता है। उसके आधार पर जो भी अभिमत व्यक्ति के होते हैं उस अभिमत का निर्धारण करके उसके गुणों की सीमा को व्यक्त किया जा सकता है। तो कुछ बिंदु होते हैं निर्धारण मापने के, प्रकार के होते हैं। 3 बिंदु निर्धारण मापनी, 5 बिंदु निर्धारण मापनी, 7 बिंदु निर्धारण मापनी। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो इस सब के विषय में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, पूर्व के वीडियो में। आज पुनः उस पर थोड़ा सा सरसरी निगाह डालेंगे और उसके पश्चात हम लोग आगे बात करेंगे। तो जब किसी, हमने पहले भी बताया कि जब किसी व्यक्ति के गुणों की मात्रा की परख की जानी होती है या करनी होती है तो निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। वह गुण कितनी मात्रा में उपस्थित है व्यक्ति के अंदर, कितनी मात्रा में उपस्थित नहीं है, उसकी क्या सीमा है, इन सब बातों का भी निर्धारण रेटिंग स्केल के माध्यम से किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति में किसी गुण की मात्रा, जो गुण है उस गुण की मात्रा कितनी उसमें है और कितनी मात्रा में उपस्थित है, कितनी मात्रा में अनुपस्थित है, का प्रयोग किया जाता है, तो तब चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। तब किसका प्रयोग किया जाता है? चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। चेकलिस्ट में कुछ कथन दिए जाते हैं और उन कथनों के आधार पर निर्धारण मापनी भी कई प्रकार से हो सकती है ना। निर्धारण मापनी में किसी व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है और निर्धारण मापनी की सहायता से व्यक्ति में जो उपस्थित गुण हैं उस गुणों की कितनी सीमा उसमें उपस्थित है, उसकी कितनी गहनता है, आवृत्ति को मापने का प्रयास जिस उपकरण के माध्यम से किया जाता है उसे ही निर्धारण मापनी कहते हैं। निर्धारण मापनी में उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए, उत्तर के विषय में अपना अभिमत देने के लिए कुछ कथन दिए होते हैं, कुछ संकेत दिए होते हैं। ये संकेत कम से अधिक या अधिक से कम के सातत्य में क्रमबद्ध रहते हैं। उत्तरदाता को मापे जाने वाले गुण के आधार पर इन संकेतों में से किसी एक
जो 4-5 संकेत, चाहे 3 बिंदु हो, 5 बिंदु हो, 7 बिंदु हो, उनमें से किसी एक ऐसे संकेत का चयन करना होता है जो कि वह समझता है कि उस की दृष्टि से सही है, जो छात्र में उपस्थित गुण की सीमा को प्रकट कर सके, व्यक्त कर सके। निर्धारण मापनी इस तरह से देखें तो हम कई प्रकार से होती हैं, चेक लिस्ट, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, स्थानिक मापनी, बाह्य चयन मापनी, इस तरीके से बहुत सारे रेटिंग स्केल होते हैं जिनका कि प्रयोग अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति के गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति की बात करनी होती है तो चेक लिस्ट नामक रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। चेक लिस्ट में कुछ कथन दिए जाते हैं जो गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जो निर्णायक होता है, निर्णायक को कथनों की सही या गलत होने की स्थिति को सही या गलत का चिन्ह लगा करके बताना होता है और निर्णायक के उत्तरों के आधार पर जो वह उत्तर देगा उसके उत्तरों के आधार पर व्यक्ति में उपस्थित गुण की मात्रा का पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति में कितनी मात्रा में गुण उपस्थित हैं। आंकिक मापनी में क्या किया जाता है? आंकिक मापनी में न्यूमेरिकल स्केल्स में दिए गए जो कथन होते हैं उस कथन को हाँ या नहीं के रूप में उत्तर उसमें नहीं देने होते हैं, बल्कि प्रत्येक कथन के लिए कुछ बिंदु होते हैं, जैसे 3 बिंदु, 5 बिंदु, 7 बिंदु पर कथन के प्रति जो प्रयोज्य करता है कि सहमति या असहमति की सीमा को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से जो निर्णय करता है वह प्रत्येक कथन के प्रति उसकी सहमति और असहमति की सीमा को जान लेता है और तब इसका योग करके, इन सारी चीज़ों का योग करके उसके गुण की मात्रा को ज्ञात कर लेता है। इस तरीके से आंकिक मापनी के प्रयोग के द्वारा किसी गुण की उपस्थिति अनुपस्थिति का मापन किया जाता है। फिर ग्राफिक मापनी वस्तुतः आंकिक मापनी के ही समान होता है। अंतर इसमें इतना होता है कि इसमें सहमति असहमति की सीमाओं को कुछ बिंदुओं में न प्रकट करके एक क्षैतिज रेखा, बिंदुओं में न प्रकट करके बल्कि एक क्षैतिज रेखा जिसे सातत्य भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सातत्य कहते हैं, तथा जो सहमति असहमति के दो किनारों पर होता है, सातत्य और सतत्य के 2 किनारों पर होता है और उसको क्षैतिज रेखा द्वारा निर्णयकर्ता द्वारा जो लगाए गए निशान होते हैं उन निशानों की स्थिति के आधार पर गुण की मात्रा का ज्ञान किया जा सकता है ना। गुण की मात्रा का ज्ञान किया जाता होगी कम से अधिक की ओर या अधिक से कम की ओर के क्रम में ही होता है। क्रमिक मापनी में क्या किया जाता है? क्रमिक मापनी में निर्णयकर्ता जो होता है, निर्णयकर्ता से किसी गुण की मात्रा के विषय में जानकारी न लेकर के अनेक जो उसके उपगुण हैं उसको एक क्रमबद्ध सिस्टम में रखा जाता है, क्रमबद्ध कराया जाता है और व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा के आधार पर, उसमें जो गुण है उस गुणों की मात्रा के आधार पर इन गुणों को क्रमबद्ध कर लिया जाता है। और कभी कभी इस मापनी की सहायता से क्या होता है कि इस मापनी की सहायता से विभिन्न वस्तुएं या उसके व्यक्ति हैं उसके द्वारा उसमें उपस्थित गुणों या गुणों की सीमा को ज्ञात किया जाता है, गुणों के सापेक्षिक महत्व को जाना जाता है। ऐसी स्थानिक मापनी के द्वारा क्या किया जाता है? स्थानिक मापनी में की सहायता से विभिन्न वस्तु व्यक्ति के कथनों को किसी समूह के विशेष के संदर्भ में, किसी समूह विशेष के संदर्भ में स्थान सूचक, जो स्थान को प्रदर्शित करता है, स्थान सूचक मान जैसे दशांक हो गया, शतांक हो गया, प्रतिशतांक हो गया आदि उसको प्रदान किया जाता है। इस तरीके से स्थानिक मापनी का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। बाह्य चयन मापनी में क्या किया जाता है? बाह्य चयन मापनी में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 या 2 से अधिक उत्तर दिए होते हैं, प्रत्येक कथन के लिए 2 या 2 से अधिक उत्तर दिए होते हैं और
तथा व्यक्ति को इनमें से किसी एक उत्तर का चयन निश्चित रूप से करना होता है। जो दिए हैं इसमें से कोई एक का चयन करना होता है। इस तरीके से इसे बाह्य चयन मापनी कहते हैं। इस तरीके की जहाँ बातें होती हैं उसे क्या कहते हैं, बाह्य चयन मापनी। अब अगला उपकरण है प्रक्षेपीय तकनीकी या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है? इसको प्रक्षेपी कहते हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट किसी के विषय के गुण के विषय में न जानकारी बल्कि इसमें क्या करता है, व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर अपने गुणों को प्रक्षेपित कर देता है। अपने गुणों को किसी दूसरे के ऊपर क्या कर देता है, प्रक्षेपण कर देता है। तो इसीलिए इसको प्रक्षेपित उपकरण या प्रक्षेपित तकनीक कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणों का प्रक्षेपण किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो इसमें प्रक्षेपित तकनीकी की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि व्यक्ति के अचेतन पक्ष का मापन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के चेतन जितने भी कभी आपने टूल्स एंड उपकरण से पढ़े हैं, टेक्निक्स पढ़े हैं, उन सब में व्यक्ति के चेतन से संबंधित जानकारी या चेतन को अच्छी तरीके से चेतन के रूप में जो गुण है, उनकी उपस्थिति है अनुपस्थिति है, उसका ज्ञान किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रक्षेपित या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में इसमें अचेतन मन के संबंध में जानकारी ली जाती है। अचेतन मन के संबंध में जानकारी ली जाती है। ये प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए सारे उपकरण से थोड़ा सा हट करके है, अलग है, बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें अचेतन मन से संबंधित जानकारी ली जाती है। और प्रक्षेपण से अभिप्राय क्या है? प्रक्षेपण से अभिप्राय उस अचेतन प्रक्रिया से है, जिसमें व्यक्ति अपने मूल्यों, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मूल्य, जो उसके मूल्य हैं, अपने मूल्यों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं, इच्छाओं, संवेगों आदि को क्या करता है, अन्य वस्तुओं, दूसरी वस्तुओं में अथवा दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्त करता है। प्रक्षेपी तकनीक में व्यक्ति के सम्मुख किसी ऐसे उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह अपने विचारों, जो उसके विचार हैं, जो उसके दृष्टिकोण हैं, जो उसके संवेग हैं, उन संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को उस परिस्थिति में आरोपित करके अभिव्यक्त कर दे, प्रकट कर दे। प्रक्षेपी तकनीक में प्रस्तुत किए जाने वाले उद्दीपन कैसे होते हैं? असंरचित होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, संरचित नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? असंरचित होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्रकृति के होते हैं तथा इन पर व्यक्ति के द्वारा की गई क्रियाओं सही है या गलत न होकर के व्यक्ति की सहज व्याख्याएं होती हैं, एवं स्वाभाविक व्याख्याएं होती हैं। प्रक्षेपी तकनीक में व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर, इस तकनीक में व्यक्ति जो अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 5 भाग हैं? ये साहचर्य तकनीकी, रचनात्मक तकनीकी, पूर्व तकनीकी, क्रम तकनीकी, अभिव्यक्ति तकनीकी, ये 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। और इसे साहचर्य तकनीकी, जिसे भी एक करके हम लोग देखेंगे साहचर्य तकनीकी क्या है, तकनीकी क्या है, संयुक्त तकनीकी क्या है। तो साहचर्य तकनीकी में व्यक्ति के सम्मुख, साहचर्य तकनीकी में क्या होता है? इस तकनीकी में व्यक्ति के सम्मुख कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, कोई समस्या उपस्थित की जाती है तथा व्यक्ति उस समस्या से संबंधित कुछ प्रतिक्रिया देता है, कुछ कार्य करता है, और व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से प्रस्तुत की गई प्रतिक्रियाओं, उस प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से
उससे व्यक्ति को जाना जा सकता है दीपकों के आधार पर। साहचर्य तकनीकी अगर हम देखें तो कई प्रकार की हो सकती है। साहचर्य तकनीकी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे शब्द साहचर्य तकनीकी, शब्द साहचर्य तकनीकी, और वाक्य साहचर्य तकनीकी में क्रमशः चित्रों या वाक्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। इस तरीके की जो ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिसे कैंट व रोजेनेफ ने मुक्त साहचर्य परीक्षण, कैसा मुक्त साहचर्य परीक्षण साहचर्य तकनीकी का एक ऐसा देखें तो एक उदाहरण है। उसी तकनीक का एक क्या है, उदाहरण है। रचना तकनीकी में व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाता है। रचना तकनीक में क्या होता है, व्यक्ति के सामने इसमें भी कोई उद्दीपक या समस्या प्रस्तुत की जाती है और उससे कोई रचना बनाने के लिए कहा जाता है, उससे कुछ उसमें रचना करने के लिए कहा जाता है और व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई जो रचना होती है उस रचना का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है, उसके पर्सनालिटी की समझ की जा सकती है, उसके संबंध में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। प्रायः उद्दीपन के आधार पर, प्रायः जो भी समस्याएं हैं, जो भी उद्दीपन है, इन उद्दीपन और समस्याओं के आधार पर कहानी लिखवा करके, है ना, कहानी लिखवा दो उससे या उससे चित्र बनाने के लिए कह दीजिए। इस तरीके से चित्र और कहानी के माध्यम से इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग मापनकर्ता के द्वारा किया जाता है। हेनरी मर्रे का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इनका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको शॉर्ट में TAT कहते हैं, तथा बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, इस तकनीकी के बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण। इस तकनीक क्या है, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ऐसे ही पूर्ति तकनीकी में क्या होता है, पूर्ति तकनीकी में किसी अधूरी रचना को, कोई अधूरी रचना है वो सामने उसके उत्तरदाता के सामने रखा जाता है और उस अधूरी रचना को उद्दीपन की तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, उस समस्या के रूप में उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को उस अधूरी या उस अपूर्ण रचना को पूरा करना होता है। इस तरीके से व्यक्ति के द्वारा जो अधूरी रचना है उस अधूरी रचना की पूर्ति करके या पूर्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द या भाव का विश्लेषण करके उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे ही वाक्य पूर्ति या चित्र पूर्ति, इस तकनीकी के प्रयोग के कुछ ढंग हैं जो इस तरीके से कार्य करके उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। रोडे का वाक्य पूर्ति परीक्षण, अगर हम देखें रोडे का वाक्य पूर्ति परीक्षण और किसका, रोटर का अपूर्ण वाक्य परीक्षण, इस तकनीकी के कुछ सरल उदाहरण हैं, कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे ही क्रम तकनीकी में व्यक्ति के समक्ष उद्दीपन के रूप में कुछ शब्द, कुछ कथन, कुछ भाव, कुछ विचार, कुछ चित्र, कुछ वस्तुएं आदि को रखा जाता है तथा उससे उन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करना होता है। वो कैसे होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, संरचित होते हैं, उसको एक सुव्यवस्थित क्रम में रखने को कहा जाता है और व्यक्ति के द्वारा बनाए गए इस तरीके से क्रम जो है वो उस क्रम का विश्लेषण करके उसके संबंध में जानकारी मिलती है। रजोनंदी परीक्षण इस तकनीक का एक उदाहरण है जिसमें प्रयोज्य को कुछ चित्रों को व्यवस्थित करना होता है, जिसमें प्रयोज्य को बहुत सारे चित्र होते हैं, उन चित्रों को व्यवस्थित ढंग से करना होता है। ऐसे ही अव्यक्त तकनीकी है। अव्यक्त तकनीकी में क्या है, अव्यक्त तकनीकी के अंतर्गत क्या आता है, इसमें व्यक्ति को प्रस्तुत किए गए उद्दीपन, जो व्यक्ति के समक्ष उद्दीपन प्रस्तुत किए गए हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया विस्तार से व्यक्त करनी पड़ती है। उसमें अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको बहुत विस्तार से देना होता है और व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई अभिव्यक्ति का विश्लेषण करके और उससे व्यक्ति के व अन्य गुणों का पता चल जाता है
इसमें जैसे हरमन रोसा का मसी लक्ष्य परीक्षण इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसका एक क्या है, प्रसिद्ध उदाहरण है। मनोनाटक तथा खेल भी इस तकनीकी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जिसमें व्यक्ति के सामने ऐसे ही चीज़ें होती हैं जिसके उत्तर के माध्यम से, जिसमें जो प्रतिक्रिया देता है उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर उसका विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाया जा सकता है। रोसा मछली लक्ष्य परीक्षण तथा मरे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, शाब्दिक पूर्ति परीक्षण, बहुतायत से प्रयोग किए जाने वाले ये प्रक्षेपीय मापन कुछ उपकरण है, जिसका नाम हमने बताया। ये प्रक्षेपीय मापन उपकरण है जिसमें रोसा का मछली लक्ष्य परीक्षण, मरे का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, शाब्दिक पूर्ति परीक्षण, ये सारे कुछ प्रमुख ऐसे टूल्स हैं जो कि प्रक्षेपीय मापन के काम में आते हैं। प्रक्षेपण मापन में इनका प्रयोग किया जाता है। अब तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में जाना। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होता है, इसमें व्यक्ति के अचेतन मन के संबंध में उसका मापन किया जाता है, उसके गुणों का मापन किया जाता है। इसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी बातों को उस पर प्रक्षेपण करके प्रकट करता है, और यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का मापन किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें शब्दपूर्व परीक्षण, रचनात्मक और साहचर्य। तो इस तरीके से वाक्य पूर्ति, अभिव्यक्ति, तकनीकी बहुत सारे प्रकार हैं जिस पर हमने एक करके बातें आपके समक्ष रखी हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के प्रकार कौन कौन से हैं, कहाँ पे किस प्रकार के प्रोजेक्टिव मेथड का प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टिव टूल्स का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्टिव टूल्स हैं, जिस पर कि हमने अभी आपके सामने बातें रखी। अब हम लोग एक दूसरे टूल्स पर चलते हैं। इसका नाम है सोशियोमेट्रिक। इसका नाम क्या है, समाजमिति, इंग्लिश में इसको सोशियोमेट्रिक बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सोशियोमेट्रिक पर बात करते हैं। समाजमिति क्या है, समाजमिति। इसको सोशियोमेट्री बोलते हैं, CIOM। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके अलावा पढ़ा था 1, 2 और 3। क्या हमने पढ़ा था, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसको प्रक्षेपीय तकनीकी वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्षेपीय तकनीकी, प्रक्षेपीय तकनीक, प्रोजेक्टिव मेथड टेक्निक्स। तो चलिए सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स क्या है, इसके संबंध में हम लोग बात करते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक किसे कहते हैं, तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक ही तो हिंदी में समाजमिति बोलते हैं। समाजमिति क्या है, इसमें क्या किया जाता है, समाजमिति एक ऐसा मापक उपकरण है, एक ऐसा व्यापक पद है जो किसी समूह में व्यक्ति की पसंद, अंतःक्रिया,
आदि एवं समूह के गठन आदि का मापन करने वाले उपकरणों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूसरे शब्दों में समाजमिति सामाजिक पसंद तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की एक विधि है। सामाजिक पसंद और समूहगत विशेषताओं के मापन की एक क्या है, एक ये उपकरण है जिसे हम क्या कहते हैं, सोशियोमेट्रिक। इस तरीके से सामाजिक संबंधों के मापन के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सोशियोमेट्रिक या सिंधी में समाजमिति बोलते हैं। तो इस प्रविधि में व्यक्ति से कहा जाता है, जो यह प्रविधि है इस प्रविधि में व्यक्ति से यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि वह दिए गए आधार पर, जो आधार दिए गए हैं उसके आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करें। उसके आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का क्या करें, चयन करें। और जैसे कक्षा में आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, कक्षा में आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे, आप किसके साथ खाना खाना पसंद करेंगे, कुछ ऐसे ही आप किसे मित्र बनाना पसंद करेंगे। इस तरीके से व्यक्ति की एक या दो या तीन अधिक पसंद बता सकता है। और इस प्रकार से के समाजमितीय प्रश्नों के लिए प्राप्त उत्तरों से 3 प्रकार की समाजमितीय विश्लेषण, समाजमितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाजमितीय गुणांक ये कहा जाता है। इनको 3 तरीके से। समाजमितीय मैट्रिक्स क्या है, सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसमें समूह के सभी छात्रों के द्वारा, समूह के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के द्वारा इंगित की गई, प्रदर्शित की गई जो उनकी पसंद है उसको सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा सोशियोग्राम, सोशियोग्राम में क्या होता है, इसमें समूह की पसंद को चित्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सोशियोग्राम में क्या होता है, जो समूह की पसंद है उसको एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया जाता है। समाजमितीय गुणांक क्या, समाजमितीय गुणांक के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में, अलग अलग व्यक्तियों के संबंध में अन्य छात्रों द्वारा, दूसरे छात्रों द्वारा प्रदर्शित की गई पसंद को अपना समूह पसंद की गई पसंद को अथवा समूह की सामूहिक सामाजिक स्थिति को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। समाजमितीय गुणांक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। समाजमितीय गुणांक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे समाजमितीय तकनीक को एक सरल उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 5 छात्रों के एक समूह में के प्रत्येक सदस्य से पूछा गया कि अपने समूह के किन 2 छात्रों को वह सर्वाधिक पसंद करते हैं। यह पूछा गया तो उन्होंने माना कि छात्रों के उत्तर निम्नवत थे, है ना। कुछ छात्रों के उत्तर ऐसे आए, जैसे राजीव ने राकेश तथा प्रदीप को पसंद किया, राकेश ने राजीव तथा प्रदीप को पसंद किया, चार्ल्स ने राकेश और प्रदीप को पसंद किया, मोहन ने राकेश और चार्ल्स को पसंद किया। इस तरीके से 2-2 के नाम सारे जो भी छात्र हैं वो बताए। अब प्रदीप ने राकेश तथा चार्ल्स को पसंद किया। तो छात्रों के द्वारा ये दिए गया उत्तर, उपरोक्त उत्तरों को निम्न ढंग से सारणीबद्ध किया जा सकता है। इसको सारणी में सारणीबद्ध किया जा सकता है। सारणीबद्ध समंक अधिक उपयोगी प्रतीत होते हैं, जिनमें समूह के पसंद के संबंध में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सामाजिक जो पसंद है, सामाजिक पसंद से संबंधित इस प्रकार से सारणीबद्ध समंकों को ही, सारणीबद्ध जो समंक है उनको ही क्या कहते हैं, समाजमितीय मैट्रिक्स कहा जाता है। पसंद को इंगित करने के लिए, उस पसंद को इंगित करने के लिए अंकों का भी प्रयोग किया जाता है ना। जैसे 2 लोग पसंद कर रहे हैं, 3 लोग पसंद कर रहे हैं, 4 लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसे अंकों के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। समाजमितीय मैट्रिक्स को जब चित्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसी को जब चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, सोशियोग्राम कहते हैं। उपरोक्त वर्णित समाजमितीय मैट्रिक्स या समंकों के सोशियोग्राम बनाया जा सकता है। इसमें तीर के निशान किसी छात्र की पसंद को बताते हैं, जबकि तीर के परस्पर निशान दोनों छात्रों की परस्पर पसंद को इंगित करते हैं, यानी वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
और समूह में व्यक्तियों के पसंद की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सोशियोग्राम बहुत ही अत्यंत सहायक होता है। चित्र के माध्यम से उसको समझाया जा सकता है। तो इसी को आप चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। समाज मिति मैट्रिक्स तथा सोशियोग्राम में प्रस्तुत की गई सूचनाओं की सहायता से सोशियोग्राम और समाज मिति मैट्रिक्स में प्रस्तुत की गई सूचनाओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के समाज मितीय गुणांकों की गणना करके समूह के आंतरिक संबंधों को आंशिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उनके आंतरिक जो संबंध है उसको आंशिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे उपरोक्त जो बातें बताई हमने, उपरोक्त जो उदाहरण बताए, उसमें वर्णित मैट्रिक्स या सोशियोग्राम से विभिन्न छात्रों के लिए भिन्न पसंद गुणांक की गणना की जा सकती है। इसके लिए सूत्र क्या होता है? पसंद, कुल पसंद अपान n-1। सूत्र क्या होता है? पसंद गुणांक पसंद गुणांक इक्वल क्या होता है? पसंद गुणांक इक्वल होता है कुल पसंद बटा n-1। कुल पसंद बटा n-1, कुल पसंद बटा n-1। इस सूत्र की सहायता से दिख रहा हो, इस सूत्र की सहायता से n समूह के सदस्यों की कुल संख्या है। मान लीजिए इनमें 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो वही n का मान हो जाएगा। सूत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि पसंद गुणांक का मान 0 से 1 के बीच हो सकता है। पसंद गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में हो सकता है। 0 से 1 के बीच में हो सकता है। किसी छात्र के लिए पसंद गुणांक का मान जितना अधिक होता है, किसी छात्र के लिए पसंद गुणांक का जो मान आता है वह जितना अच्छा होता है, वह छात्र समूह में उतना ही अधिक पसंद किए जाने वाला छात्र होता है। इसका मान जितना ही अधिक आएगा, वह छात्र समूह में उतना ही अधिक पसंद किए जाने वाला छात्र होगा। पसंद गुणांक का मान 0 का अर्थ है कि कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा है, तथा 1 का अर्थ है कि सभी उसे पसंद करते हैं। तो गणना करने से स्पष्ट होगा कि राजीव, राकेश, चार्ल्स, मोहन एवं प्रदीप के लिए पसंद गुणांक का मान क्रमशः 0.25, 1, 0.50, 0.00 और 0.75 है, जो समूह के सदस्यों के द्वारा उनको पसंद किए जाने वाले अनुपातिक क्या है, उसका परिचायक, अनुपातिक उसका प्रदर्शन करने वाला है। समाज मितीय समांकों की सहायता से, समाज मितीय आंकड़ों की सहायता से समूह के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उसके संबंध में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए समूह गुणांक निकालने होते हैं। इसके लिए क्या निकालना होता है? समूह गुणांक निकालने होते हैं। समूह गुणांक भी कई प्रकार के होते हैं। समूह गुणांक भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उपरोक्त वर्णित समंकों के लिए, जो ऊपर समंक वर्णित किए गए हैं, उनके लिए समूह को परस्पर पसंद के लिए, समूह को पसंद के लिए, समूह के गुण गुणांक कथन गुणांक के लिए निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सूत्र हैं, जैसे समूह गुणांक या समूह गुथन गुणांक में क्या हो जाएगा? परस्पर पसंद की संख्या बटा n × k/2। समूह गुथन गुणांक, समूह गुथन गुणांक, समूह गुथन गुणांक इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका परस्पर पसंद की संख्या, परस्पर पसंद की संख्या, परस्पर पसंद की संख्या, परस्पर पसंद की संख्या अपान परस्पर पसंद की संख्या बटा n × k/2, n × k/2। ये इसके लिए सूत्र है, इसके लिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला जिसे निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा, इस सूत्र में n समूह के छात्रों की कुल संख्या, जो n है वो छात्रों की कुल संख्या है, और k प्रत्येक छात्र से पूछी गई पसंदों की संख्या है। प्रत्येक छात्र से कितनी पसंद पूछी गई? 2 पूछी गई, 3 पूछी गई, 4 पूछी गई,
वही उसी का मान k होगा। गणना से स्पष्ट है कि उपरोक्त उदाहरण में समूह गुथन गुणांक का मान 0.60 है, जो बताता है कि समूह में परस्पर औसत स्तर की गुथन है। आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की समाजमितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाजमितीय गुणांक की गणना करके समाजमितीय समंकों की जो प्रकृति है, समाजमितीय आंकड़ों की जो प्रकृति है को स्पष्ट किया जा सकता है। इसकी सहायता से उसको व्यक्त किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोशियोग्राम के माध्यम से कैसे किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद को निकाला जा सकता है कि समूह में उस व्यक्ति को कितने लोग पसंद करने वाले हैं, कितने लोग पसंद करने वाले नहीं हैं। अगर उसका मान जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा वह समूह में पसंद किए जाने वाला व्यक्ति होगा, और यह मान जितना ही कम आएगा उतना ही वह व्यक्ति को पसंद किए जाने वाले संख्या क्या होगी, उतना ही उसमें कम होगी। तो इस तरीके से हमने सोशियोग्राम उपकरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने ली। हम लोग चलते हैं संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या है? संचयी अभिलेख का मतलब कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स। संचयी अभिलेख मतलब इंग्लिश में इसको कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। इसमें कैसे करेंगे? विद्यालयों में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है। विद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं उन छात्रों के संबंध में सूचनाएं को एकत्रित किया जाता है, सूचनाओं को लिया जाता है, जिसे संचयी अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। यानी कोई भी विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उन छात्र के संबंध में विभिन्न सूचनाएं रखी जाती हैं। छात्र का व्यक्तित्व कैसा है, कैसा वो व्यवहार करता है, किस परिस्थिति में, है ना, उसका शिक्षक से कैसा व्यवहार है, माता पिता से कैसा व्यवहार है, अपने समूह में उसके साथी मित्रों से कैसा संबंध है, ये सब चीज़ें एक लिख के रखी जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? संचयी अभिलेख, कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। संचयी अभिलेख के नाम से इसको ही जाना जाता है। इसमें छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, कितना उपस्थित है वह साल में, है ना, उसकी शैक्षिक प्रगति क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके प्रयोगात्मक कार्य कैसे हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता उसकी कैसी है, उसकी रुचियाँ कैसी हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। इन सब बिंदुओं पर सूचनाओं का विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया जाता है। किसी छात्र की प्रगति को जानने, उसकी प्रगति को जानने तथा उसका मूल्यांकन करने में संचयी अभिलेख क्या है? बहुत ही उपयोगी उपकरण है। संचयी अभिलेख वास्तव में किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है। क्या होता है ये? वास्तव में किसी जो छात्र है उसका एक शैक्षिक इतिहास होता है, और वास्तव में उसका शैक्षिक इतिहास होता है जो उसकी शैक्षिक उपलब्धि, उसकी उपस्थिति, बुद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र, पसंद नापसंद, समायोजन, शौक, व्यक्तित्व, इन सब की सूचनाएं उसमें रखी होती हैं। इस सब की सूचना उसमें रखता है। और संचयी अभिलेख प्रपत्र को हम आगे भी अभी इस पे बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है, तो इसलिए अब आगे की बात हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तब तक हम लोग इसके बारे में पढ़ते रहें, समझते रहें, और जो भी आपके इसमें डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, आप उसको जो भी हमारा लाइव क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास होगा, तो उसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, तो अच्छा रहेगा हमें भी। तो इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाए रखिए, जिससे जो भी शिक्षण प्रक्रिया है अच्छी रूप तरीके से चलती रहे, और उसको आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, आपकी समझ में वृद्धि होगी। बार बार इसको पढ़िए, देखिए, वीडियो को सुनिए। एक बार सुनने में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, 4 बार सुनिए। जब तक आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक सुनते रहिए, और अच्छा लगे इसको तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ऐसे करेंगे तो आपको जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाएंगी वो आपको तत्काल मिल जाएंगी, तुरंत मिल जाएंगी, और आपको अच्छा लगा हो, आपका ही कुछ ज्ञानवर्धक हो आपके लिए, तो इसको आप आगे भी अपने दोस्तों मित्रों को भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, और वो लोग भी इससे इसका लाभ ले सकते हैं।
तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आज हम लोग अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में जो भी अभी शेष उपकरण बच रहे हैं, शेष जो इसमें बातें बतानी है, उस सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो भी अभी पीछे चीज़ें हमने बताया उसको भी एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें सारांश के रूप में जितने भी टूल्स के उपकरण और टेक्निक्स हैं सबको एक दिन में हम ख़त्म करेंगे। इसे एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो आपकी जो यादें हैं वो आपकी ताज़ा हो सकती हैं और आपको पुनः उसका रिवीजन भी हो सकता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आज के वीडियो अपना यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। पुनः हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।